आज हम लोग पढ़ेंगे साहित्य का पोर्शन, जिसमें लेखकों एवं कवियों का रचनाएं पढ़ेंगे और उनके अंतर्गत आने वाली जो भी रचनाएं और बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप निश्चिंत होकर के पढ़िए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जो यूपीपी का स्पेशल जो साहित्य है, जो रचनाएं हैं लेखक का, कवियों का, वो और उसके अंतर्गत जो क्लास 9, 10, 11, 12 जो भी विद्यार्थी यूपी बोर्ड की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए बेहतरीन तरीका और एकदम गारंटी के साथ आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए। हमें जहाँ तक उम्मीद है आपको पूरा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आपको दोबारा कहीं रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी है। ठीक है, देखिए जैसे पढ़ेंगे हम आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर लेखकों एवं कवियों की रचनाएं, ये पढ़ेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। सबसे बात यह है कि आप इसको बेहतर तरीके से देखिएगा और एकदम कंफर्म है कि आपका ये कहानी होगी, आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। सबसे पहले आज मैं बात करूंगा कबीरदास जी की रचनाएं की। सबसे पहले कबीरदास जी की जो रचना है, जी की रचनाएं, उसमें कहानी ये होगी आपकी कि इनके अंतर्गत आने वाले जो रचनाएं हैं कैसे याद करेंगे। देखिए एक ही लेखक नहीं है ना, एक ही कवि है। जब उसको कई तरीके से देखेंगे तो अनेक प्रकार के लेखक हैं, अनेक प्रकार के कवि हैं, और उस कवियों को हम देखते हैं, उनकी रचनाएं इधर का उधर होता है, उधर का इधर। भोजपुरी में बोले तो घाच पाँच हो जाता है। ठीक है, इधर का उधर बोल देंगे, उधर का बोलना है कबीरदास का तो बोल देंगे तुलसीदास का, तुलसीदास जी वाला कबीरदास जी का। तो जो आपकी कहानी मैंने आप लोगों के लिए एक बेहतर ट्रिक बनाया है, उस ट्रिक को आप ये कह सकते हैं, ये जो आपकी कहानी है ट्रिक का, कि ये जो जैसे आप इसको याद कर सकते हैं कि कवि के सार हो, याद कर सकते हैं बाबू, कवि के सार, ये हमारा ब्रांड ट्रिक है। ठीक, कवि के सार, और ये बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। बस याद करना है आपको कवि के सार। तो जब इसमें जब आप आ गए तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखने के बाद जैसे ये देखेंगे कि ये कबीरदास हैं, ये आपके कबीरदास, और इससे आपका देखेंगे बीजक। क्या है बाबू? बीजक। और उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा शबद है, और यहाँ से देखने को मिलेगा साखी है, और ये कहानी जो आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं ये रामायणी है। और इसका मतलब क्या, ये जो तीनों आपका पोर्शन है, ये तीनों जो आपका पोर्शन है, ये हमेशा ये किससे लिया गया है? बीजक से। तो 100 बात की एक बात कि पूछेगा आपसे सवाल ऐसे ही कि बताइए निम्न में से कबीरदास की रचनाएं कौन कौन है। या तो आपसे पूछ देगा, ऑप्शन देगा, बीजक होगा, शबद होगा, साखी होगा, रामायणी होगा। तो सवाल ये पूछेगा। दूसरा सवाल क्या पूछेगा कि रामायणी कहाँ से ली गई है? बीजक से। साखी कहाँ से? बीजक से। शबद कहाँ से? बीजक से। इसलिए ये ट्रिक आपको देखने को मिला कि कवि के सार एकदम आसानी से, बाबू गारंटी का नहीं, गारंटा के साथ एकदम। काहे नहीं याद होगा जी? आगे देखिए, आगे इस टॉपिक को देखेंगे। इस टॉपिक को देखने के बाद ये आपकी कहानी अब आगे देखेंगे तो ये आसानी से आपको समझ में आना चाहिए। और जो आपकी कहानी है उसको अब अगला टॉपिक ये है कि अभी तक आपने कबीरदास जी का रचना देखा, अब पढ़ेंगे तुलसीदास जी की रचनाएं। जब पढ़ेंगे हम तुलसीदास जी की रचना, ये आप पढ़ेंगे तुलसी। थोड़ा एक बात सुन लीजिएगा, जब उसी से रिलेटेड है तो थोड़ा सा सुन लेने में क्या जाता है भाई। जैसे पूछेगा आपसे कि अगर बाय द वे पूछ दे कबीरदास जी का उपनाम, थोड़ा सा सुनिएगा बात हम कहना क्या चाहते हैं। अगर आपसे पूछ देगा कबीरदास जी का उपनाम, अगर पूछ देगा आपसे, तो आप ये बताएंगे कि जैसे इन्हें कई नामों से जानते हैं। जैसे इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो है कि आपका इन्हीं को समाज सुधारक कहा जाता है। समाज सुधारक कहा जाता है, इन्हीं को समाज सुधारक कहा जाता है। उसके बाद यहीं पे आप देखेंगे आगे, ये वाणी का डिक्टेटर, इन्हीं को
फक्कड़ कवि कहते हैं इन्हीं को फक्कड़ कवि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, और इन्हें अक्कड़ कवि भी कहते हैं। अक्कड़ कवि के नाम से भी अक्कड़ कवि इनको कहते हैं। एक बात और थोड़ा सुन लीजिएगा, अगर आपसे पूछ दे कि बताइए, अगर आपसे पूछ दे कि इनके गुरु कौन है, गुरु, तो ये गुरु जो है आपके गुरु जो है ये रामानंद है। ये इनके गुरु जो कबीरदास के गुरु हैं वो रामानंद है। अगर आपसे इनका शिष्य पूछा जाए कि बताएं कि कबीरदास के शिष्य कौन है, तो ये कबीरदास जी के जो शिष्य हैं वह धर्मदास है। ये धर्मदास ये अपनी इनकी रचनाओं को एक दूसरे के साथ संकलित करते थे, तो ये धर्मदास इनके जो है कि आपको देखने को मिलेगा कि ये इनके शिष्य है। उसके बाद इनकी अगर आपसे भाषा पूछ दे कि बताइए कबीरदास भाषा किसके अंतर्गत आता है, तो इनके अंतर्गत देख लीजिएगा, इनके अंतर्गत जो है पंचमेल की खिचड़ी का नाम सुना होगा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचमेल की खिचड़ी, ये है पंचमेल की खिचड़ी। उसके बाद आपकी कहानी ये होगी कि साधुकड़ी भाषा पूछ दिया जाता है। साधुकड़ी भाषा क्या है, तो किनकी है, तो वो भी है किसकी, कबीरदास की। एक बात और आपसे पूछी जाती है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये कहानी ये वाला है कि आगे का टॉपिक ये है कि अगर आपसे पूछेगा कि निर्गुण पूछ देगा, निर्गुण ब्रह्म के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, तो जवाब आपका होगा कबीरदास। जवाब आपका होगा भाई कबीरदास। ये कहानी है, आपका पूछा जाएगा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ निर्गुण ब्रह्म के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, तो कबीरदास। जैसे आप पढ़ेंगे काल, जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आदिकाल पढ़ाएंगे, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और एक आधुनिक काल होता है। जो आदिकाल जब पढ़ेंगे ना, पूर्व मध्यकाल में कहानी आपको ये होगी कि उसी को हम भक्ति काल कहते हैं, जिसका नाम स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और उस भक्ति काल के अंतर्गत जो स्वर्ण काल होता है, भक्ति काल को पढ़ेंगे, दो शाखाओं में बांटे गए हैं, एक सगुण शाखा और एक निर्गुण शाखा। सगुण शाखा में आपको जो है कि देवताओं के बारे में बताया गया है, निर्गुण में देवताओं के बारे में नहीं बताया गया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक को देखेंगे। मैंने बोला निर्गुण ब्रह्म के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि तो कबीरदास जी हैं, और कबीरदास जी के अंतर्गत आने वाली जो भी हमने आपको बातें बताई, जैसे बोला गया इनकी भाषा क्या है, तो पंचमेल की खिचड़ी साधुकड़ी है। उसके बाद पूछा जाएगा कबीरदास के शिष्य कौन है, तो धर्मदास। कबीरदास के गुरु कौन है, रामानंद। और कबीरदास जी का उपनाम जो है, सबसे ब्रांड अगर कोई चीज है तो वह है वाणी का डिक्टेटर। उसके बाद समाज सुधारक इन्हीं को बोला गया, फक्कड़ कवि इन्हीं को और अक्कड़ कवि इन्हीं को। उसके बाद ये आपने देखा बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ा। हमने बोला कि आज टॉपिक हम लेकर के आएंगे लेखकों एवं कवियों की रचनाएं, जो कि आसानी से बेहतरीन तरीके से आप याद कर सकते हैं। कवि के सार है, ये कवि कबीरदास है। और ये जो आपका ये कहानी है, ये जो आपका कहानी है कबीरदास, और बी से बीजक, स से शब्द, सा से साखी, र से रमणी, ये जो तीनों टॉपिक है, मैं इससे पहले भैया कसार पढ़ाता था, एक ट्रिक में पढ़ाता था। लोग प्रेम से हिंदी ट्रिक भाई मंजीत सर बोलते हैं हमको, भाई हिंदी ट्रिक भाई मंजीत सर। तो ये कहानी ऐसे ही नहीं थमती है, कहानी तो आगे आगे देखिए, अभी तो टेलर फिल्म पूरी बाकी है। ये कहानी है, पहले कसार में पढ़ाता था। क से कबीरदास चलते थे, स से शब्द था, सा से साखी था, र से रमैनी था। लेकिन कहानी यहीं पे नहीं थी, कुछ पेपरों में, जैसे वीडियो का पेपर हुआ, उस वीडियो के पेपर में ये पूछा गया था कि बताइए शब्द कहाँ से लिया गया है। भाई ये क्वेश्चन तो बनता है, क्वेश्चन बना तो आपको पता होगा कि सर ये तो बीजक से लिया गया है। हमने बोला चलिए जब यही बात है तो हम एक ट्रिक बना दिए, ट्रिक का नाम है कवि के सार। तो क से कबीरदास, बी से बीजक, स से शब्द, सा से साखी, र से रमणी, ये तीनों जो टॉपिक है वो कहाँ से लिया गया है, बीजक से। तो ये शायद आपको हमारी बातें बिल्कुल समझ में आई होगी। इसको अच्छे तरीके से नोट पे जो भी है आप इसको आराम से देखेंगे। देखने के बाद जो भी आपकी कहानी है, ये आप का जो आगे देखेंगे, ये तो अभी कबीरदास जी की कहानी थी, जो कि आप देखेंगे। जब हमने बोला एक चर्चा किया, जब मैं काल पढ़ाऊंगा ना, काल तो पढ़ेंगे, आदिकाल देखने को मिलता है, पूर्व मध्यकाल देखने को मिलता है, उत्तर मध्यकाल देखने को मिलता है। लेकिन कहानी क्या है कि उन चीजों को अनेक प्रकार का है।
आपका समय नहीं है रटने का। कंपटीशन वाले बच्चे जो हैं, एक तो जो रटने की क्षमता है उनकी धीरे धीरे साइकोलॉजी बोलता है कि वो समाप्त होती जाती है। आपके पास कैपेसिटी है बस केवल समझने का, और समझने के लिए वो उसका तरीका है, ठीक, वो तरीका है। तरीका आप बेहतर तरीके से देखिए, मेहनत करिए, पढ़िए, जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़िए। जैसे अगर मैं आपको अगर पढ़ाना चाहूँ, वैसे अगले टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा काल को लेकर के। जैसे आप पढ़ेंगे तो आदिकाल आपको देखने को मिलेगा, आदिकाल, आदिकाल। उसके बाद जब ये पढ़ेंगे तो पूर्व मध्यकाल पढ़ेंगे, पूर्व मध्यकाल ये पढ़ाया जाएगा आपको, पूर्व मध्यकाल। उसके बाद आप पढ़ेंगे उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ऐसे नहीं है, ये उत्तर मध्यकाल। और एक आप पढ़ेंगे जो कि अभी चल रहा है जिसका नाम है आधुनिक काल। बाबू ये कहानी तो केवल कविता की पोर्शन की है, ये केवल कहानी कविता का है, बोले तो ये केवल काव्य खंड का है। लेकिन कहानी जब हम गद्य खंड के पास जाएंगे, जब कहानी हम गद्य खंड के पास जाएंगे भाई, गद्य खंड के पास, तो उसमें आपको प्राचीन युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, क्षवादी युग, क्षदोत्तर युग मिलेगा। ये चीजें हैं, आपसे पेपरों में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे ये पूछ देगा आपसे कि बताइए इसका समय सीमा क्या है, लड़कों के मन में चलता है, चलिए याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। उसके बाद जैसे इसका है 743 से 1343 ईस्वी तक। उसके बाद इसकी बात चलेंगे तो 1343 से 1643 ईस्वी तक। उसके बाद इसकी बात चलेंगे तो 1643 से 1843 ईस्वी तक। भैया यदि इसकी बात करेंगे तो 1843 से अब तक की बात चलेगी। मेरा कहने का मतलब है क्या, थोड़ा सा ये सुन लीजिए। ये तो कहानी थी आदिकाल में, ये यहाँ से यहाँ तक चला, पूर्व मध्यकाल यहाँ से यहाँ तक चला, उत्तर मध्यकाल यहाँ से यहाँ तक चला, आधुनिक काल यहाँ से यहाँ तक चला। दिक्कत ये है कि ये सवाल पुराने हो चुके हैं, नया वर्जन में सवाल क्या पूछता है, थोड़ा सा ये देखिए। जैसे पूछेगा कि बताइए आदिकाल को किस किस नाम से जानते हैं, जैसे पूछ देगा आपसे कि आदिकाल को वीरगाथा काल, आदिकाल को निम्न में से किस नाम से जानते हैं। जैसे वीरगाथा काल भी कहते हैं, वीर काल भी कहते हैं, चारण काल भी कहते हैं, प्रारंभिक काल भी कहते हैं। वो भी यहाँ भी क्वेश्चन नहीं थमता है, आगे भी होता है। ये पूछ देगा कि बताइए आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा। अल्लाह, अब लोचा हो गई भाई हो जाए। अब ये सवाल नहीं देखेंगे तो दिक्कत है। इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा कि जो आदिकाल है उसको वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला था, वीर काल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बोला था, चारण काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने बोला था, प्रारंभिक काल को मिश्र बंधुओं ने बोला था। आप सुनते हैं कि मिश्र बंधु, लगता है कि नाम है कि नहीं, मिश्र का मतलब मिलना, बंधु का मतलब भाई, 3 भाई मिलकर के उसको लिखे थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और एक सुखदेव बिहारी थे। वो तीनों ने मिलकर उसको चर्चा की थी। लड़का बोला कि सर जी आपका नाम हिंदी ट्रिक बाई मंजीत सर है क्या, इसका भी कोई कहानी है आपके पास जिसको हम आसानी से याद कर ले। रटेंगे तो रटते ही रह जाएंगे। अभी तो आपने ही बोला सर कि जो कंपटीशन वाले बच्चे होते हैं उनको रटने की क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, तो हमको समझा दीजिए। मैंने बोला कि बाबू इसके लिए भी बहुत जबरदस्त तरीका है, इसको याद कर सकते हो। ए पुआ आही दादा लैका कह के लन अभी का भइल, इसका मतलब होगा बाबू, इसका मतलब कहानी ये होगा कि ये जो होगा ए से आदिकाल होगा, ये होगा आदिकाल। ये उसके बाद पू से चलेंगे तो पूर्व मध्यकाल, ये हो गया पूर्व मध्यकाल, ये आपका पूर्व मध्य काल हो गया। जब इसी में ऊ देखेंगे तो ये हो गया उत्तर मध्यकाल, ये हो गया आपका उत्तर मध्य काल। उसके बाद आप आ से देखेंगे तो ये कहानी हो जाएगी आधुनिक काल, आधुनिक काल। अब कहेंगे सर ये तो हम यादें कर सकते थे। अरे बाबू इस ट्रिक का हमारा ट्रिक ऐसे नहीं है, किसी भी यूट्यूब के चैनल पे आप ट्रिक मिला लेंगे, हमारे ट्रिक में और दूसरों के ट्रिक में बहुत अंतर मिलेगा आपको। मेरा ट्रिक 2 कहता है तो 2 ही से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट ना हुई। 10 से बाबू हुई तो लड़का 2 पढ़ी कि 2 पढ़ी उतना समय नहीं क्यों करे लगे। इसलिए जो कहानी आपकी होगी, ये कहानी यही होगी कि आप इसको इतने अच्छे तरीके से पढ़िए। आदिकाल को पहले आदिकाल, उसके बाद पूर्व मध्यकाल, उसके बाद उत्तर मध्यकाल, उसके बाद आधुनिक काल। ये कहानी क्या है, कहानी थोड़ा देखिए है क्या। आदिकाल पहले आपको याद रखना है कि 743 से 1343 ईस्वी तक चला। इसमें करना कुछ नहीं बाबू, थोड़ा सा सिंपल बात,
743 याद रखिए आप। और इस 743 में पहले 600 जोड़िए तो हो गया 1343। अब जब ये 1343 हुआ तो 600 का अधवा 300 न, तो 300 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1643। अब इस 300 में 200 जोड़ दो बाबू, ये हो जाए, ये जो होगा ये आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। ये 743 से 1343, 1343 से 1600 और 1643 में 200 जोड़ेंगे हो जाएगा 1843। सिंपल बतिए बाबू 1843 से अब तक, 1843 से अब तक। अब एक बात तो थोड़ा सुनिए, अब आप ये कहेंगे कि सर है तो बड़ा जानदार ट्रिक है। हम कहेंगे बक बुड़बक ना, ये काम जानते हो कब करता है? ये काम तबे करेगा ये जब क्रम से याद रहेगा तब। इना कि पहले आधुनिक लोग कब हो मास्टर बतैले रहे कि 743 में 600 जोड़ाई 1343, 300 जोड़ाई 1343, नहीं, ये क्रम आपके पास होना चाहिए। ये क्रम होगा तो आपको समझ में आएगा। इसकी चर्चा करेंगे हम, लेकिन फिलहाल ये मैटर था जो कि आप इस तरीके से देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब आगे टॉपिक पे चलेंगे हम लोग, ये थोड़ा सा दूसरे जगह चले गए, उसको जरूरी है ये चीजें आपके पेपर में, यूपीपी के पेपर में पूछे जा रहे हैं। अब चर्चा करेंगे हम, ये जो टॉपिक होगा उस टॉपिक में हम ये चर्चा करेंगे कि अब पढ़ेंगे हम लोग तुलसीदास जी की रचनाएं। जैसे पढ़ेंगे तुलसीदास जी की रचनाएं, तुलसीदास जी की रचनाएं हम पढ़ेंगे। इस तुलसीदास जी की रचनाएं में क्या पढ़ेंगे, जैसे बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन हम बाबू पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक में पढ़ेंगे, ये ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। उस ट्रिक का नाम होगा, ट्रिक होगा आपका ट्रिक आपके सामने होगा। ये जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये ट्रिक है। जैसे अगर आप याद करेंगे, एक औरत गई और मार्केट गांव में बोल रही है गोभी ले लो, गोभी ले लो। और वही एक ट्रिक मैंने बनाया कि गोभी दो, गोभी दो, गोभी दो और जरा पार्वती का गीत गाओ। गोभी दो और जरा पार्वती का गीत गाओ, और जरा पार्वती का गीत गाओ, पार्वती का गीत गाओ। ठीक, ये है गीत गाओ, गीत गाओ पार्वती को। ये यदि आपकी बातें चल रही है तो ये थोड़ा सा ये देखेंगे इसमें कि सिस्टम ठीक, ये जो है गोभी दो और जरा पार्वती का गीत गाओ, ये कहने का मतलब ये गीत गाओ, ये है एक ट्रिक है। इस ट्रिक का नाम है गोभी दो और जरा पार्वती का गीत गाओ। कहेंगे कि सर कितना ट्रिक पढ़ाते हैं? हमारे ट्रिक में यही खासियत है कि आपको आसानी से याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप निश्चिंत रहिए। जैसे आपने लिखा कि गोभी दो और जरा पार्वती का गीत गाओ, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट टॉपिक से इनसे पूछा जाता है कि बताइए गोस्वामी तुलसीदास जी की निम्न में से रचना कौन से। बहुत बार यूपीपी में पूछा गया, आप प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं। जैसे अब इसकी कहानी क्या होगी कि जब ये कहानी आपका हो गया तो गोस्वामी तुलसी, इनका नाम हो गया गोस्वामी तुलसीदास, ये हो गया गोस्वामी तुलसीदास, ये हो गया गोस्वामी तुलसीदास। वी से देखेंगे ना तो विनय पत्रिका होगा, विनय पत्रिका, ये होगा आपका कहानी विनय पत्रिका का। ठीक, उसके बाद दो से देखेंगे तो दोहावली होगा, ये होगा आपका दोहावली, ये होगा आपका दोहावली। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ज से होगा जानकी मंगल, ये होगा जानकी मंगल, ये होगा आपका जानकी मंगल। उसके बाद ये रामचरित मानस, रामचरित मानस, रामचरित मानस होगा, मानस। और उसके बाद ये देखेंगे पार्वती मंगल, ये होगा आपका पार्वती मंगल होगा, पार्वती मंगल। उसके बाद ये यहां से देखेंगे कवितावली, ये होगा आपका कवितावली, कवितावली, ये होगा कवितावली। उसके बाद यहां से देखेंगे तो होगा गीतावली, ये होगा आपका गीतावली। थोड़ा सा सुनिए तो सही हम कहना क्या चाहते हैं। आप देखिएगा, अगर आपकी कहानी ये रहती है, अगर आपकी कहानी ये रहती है कि जिसके अंत में आवली लगा हो, आवली आवली आवली, जिसके अंत में यदि आपका आवली लगा हो, क्या लगा हो भैया,
आवली लगा हो, इसमें भी आवली लगा हो, और ये देखेंगे गीतावली, कवितावली, इसमें भी आवली लगा हो, तो आप समझिएगा। लेकिन ध्यान रहे पदावली को छोड़ के भैया, किसको छोड़ के? पदावली, इसलिए कि ये मीराबाई का है, मीराबाई का। एक सवाल अगर आपसे पूछ देगा कि बताइए आधुनिक की मीरा किस कवित्री को कहते हैं, तो महादेवी वर्मा का जवाब आपका होगा, महादेवी वर्मा का। लेकिन मैं बात वहां पे नहीं करता हूं महादेवी वर्मा का, मैं बात बोला यहाँ पे, बात मैं बोला कि ये जो आपका दोहावली है, इस दोहावली में आपको देखने को मिला कि ये आवली लगा है, इसमें भी आवली लगा है, इसमें भी आवली लगा है, लेकिन पदावली में भी आवली लगा है। तो इस टॉपिक को छोड़ के, आवली को छोड़ करके, मैंने पदावली को छोड़ के जितने में आवली लगा है लास्ट में, वह आपका होगा गोस्वामी तुलसीदास जी का होगा। किनका होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी का। उसके बाद आप विनय पत्रिका इन्हीं की रचना है, ठीक है। जानकी मंगल इन्हीं का रचना है, ठीक। उसके बाद रामचरितमानस, यह एक प्रकार का भैया खंड काव्य है, यह एक प्रकार का खंड काव्य है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, आना भी चाहिए। मैंने ये बोला, चर्चा किया कि पदावली मीराबाई का है, लेकिन पूछेगा कि बताइए आधुनिक की मीरा, बोलेगा आधुनिक की मीरा किसे कहते हैं? आधुनिक की मीरा किसे कहते हैं? तो कहते हैं किस कवित्री को? महादेवी वर्मा को, ठीक है। इन्हीं महादेवी वर्मा यमा के आधार पे इन्हें हिंदी का सबसे पहले जो है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1968, शायद 1968 में प्रयोग के इनको मिला था सबसे पहले। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि सबसे पहला बताइए, सबसे पहले हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला कौन थी? तो महादेवी वर्मा। किस रचना के लिए? तो वह था यमा। किसके लिए? यमा के लिए, ठीक है। इनका निर्जा है, निर्मला है, बहुत सारी रचना है इनकी, जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, दीपशिखा है, रश्मि रथी है, ठीक है। ये टॉपिक है, ज्यादा शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चर्चा करते हैं आगे। ये तुलसीदास जी का है, और ये बातें जो भी है आपकी एकदम बेहतरीन है। आप इसको बिंदास पढ़िएगा, आप सेट कर रहे होंगे, सेट देखेंगे, इस तरीके से कहानी आएगा। ये देखने को मिलेगा कि ये रचनाएं भी आपसे पूछा जाता है कि, लेकिन जो रामचरितमानस है, जो जानकी मंगल है, जो पार्वती मंगल है, सॉरी पार्वती मंगल है, ये जो आपका पार्वती मंगल है, पार्वती मंगल, उसमें आपकी कहानी होगी कि रामचरितमानस को अवधि में लिखा गया है, रामचरितमानस को अवधि में लिखा गया है। तो ये चर्चा करेंगे, इन सारी बातों को भी धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे। शायद ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही हो, थोड़ा सा समय का अभाव है, ये देखते रहिए। आप इसको देखेंगे, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी। अब देखिए आगे चर्चा करेंगे, थोड़ी सी कुछ बातें है कि पढ़ सकते हैं, कुछ बातें नहीं पढ़ सकते हैं। इस समय मैं यूपीपी के प्रतिभागियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जितना प्रैक्टिस कर लीजिए वो आपका है, प्रैक्टिस कर लीजिए, जो चीज़ें पढ़ने वाली है पढ़ लीजिए, ध्यान दीजिए। अब आप यूपीपी में आप केवल ये मत समझिएगा कि केवल आपका 37 है जो है कि हिंदी है, लेकिन ऐसा कुछ कहानी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। केवल 37 ही नहीं है, ये आपकी जो कहानी होगी, ये जो आपकी कहानी होगी, ये केवल 37 ही नहीं है। जो आपका हिंदी का पोर्शन है यूपीपी के दृष्टि से, उसमें 37 हिंदी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखेंगे तो जीके जीएस का जो पोर्शन है उसमें भी हिंदी साहित्य का, जैसे लेखकों का पुरस्कारों के बारे में, किसको किस रचना के लिए मिला, कब मिला, इस रचना के लिए किनको कब मिला, ये सारी बातें होंगी। ये हिंदी में 37 और ये जीके जीएस को लेकर के इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो 5 नंबर और जोड़ लीजिए, ये जोड़ेंगे तो शायद हमको गणित उतना तो आता नहीं है, लेकिन 42 नंबर शायद होगा। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही हो, कहना क्या चाहते हैं। इन चीज़ों को, इस प्रकार की बातों को आप नहीं देखेंगे, नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे तो दिक्कत है, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर की बातें मत सोचिए, ठीक। अब आगे देखिए, आते हैं मेन मुद्दे पे। अब बात करेंगे हम लोग जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है, जयशंकर प्रसाद की कुछ महत्वपूर्ण रचना है, कुछ महत्वपूर्ण रचना है, ये पढ़ेंगे हम लोग। कुछ महत्वपूर्ण रचना है, इस रचनाएं में हमको ये देखने को मिलेगा कि जो आपका टॉपिक होगा
उस टॉपिक में ये रचनाएं महत्वपूर्ण रचनाएं जयशंकर प्रसाद की, और वो अपने आप में ब्रांड होगा, इसकी गारंटी है एकदम। आपके पास प्रैक्टिस सेट होगा, वो करते होंगे, आप उसको देख लीजिएगा कि क्या कहानी है। जैसे हम आज पढ़ेंगे ट्रिक, ठीक, लोक प्रेम से हिंदी मस्ती बाई, हिंदी ट्रिक बाई मंजीत सर कहते हैं, हिंदी ट्रिक बाई मंजीत सर। ये नाम लड़कों ने दिया था ट्रिक, तो ट्रिक ऐसे ही नहीं, आपको जो चीजें पढ़ा दी जाएगी तय है कि वो आएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। जैसे हमने बात की आपसे कि जयशंकर प्रसाद की रचना कैसे याद करेंगे, बहुत है, कई तरीकों से देख सकते हैं। आप याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं। जैसे मैं एक ट्रिक बताऊं, जैसे आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, जकल झांकती आंसू ध्रुव में। अगर लड़का पढ़ने वाला होगा तो इसको बता सकता है इसमें क्या क्या है। जकल झांकती आंसू ध्रुव में, ये कहानी होगी, जकल झांकती आंसू ध्रुव में। ये है आपका ये तरीका। इसको अब आप कहेंगे सर जी कुल का लिखवाओ तने, कोनो बात नहीं के बाबू, देखा है मैं देखत रहो, सब यही में खेला बा। जैसे जो है कि जयशंकर प्रसाद है, ये कहानी होगी आपका जयशंकर प्रसाद की, ये होगा जयशंकर प्रसाद का। प से होगा कमायनी, ये होगा आपका कमायनी किनकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद का। लहर किनकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद का। झरना किनकी रचना है, तो ये भी है जयशंकर प्रसाद का। कंकाल किनकी रचना है, तो ये भी है जयशंकर प्रसाद का। तितली किनकी रचना है, तो ये भी है आपका जयशंकर प्रसाद का। आंसू किनकी रचना है, तो ये है आपका जो कि जयशंकर प्रसाद का। और ये ध्रुव स्वामिनी देखेंगे, ध्रुव स्वामिनी, ये ध्रुव स्वामिनी देखेंगे तो इन्हीं का रचना है, जो कि ध्रुव स्वामिनी दिया है, ठीक है। ये जो है आपका ये ध्रुव स्वामिनी जो दिया है, ध्रुव स्वामिनी, ये इन्हीं की रचना है, जो कि ध्रुव स्वामिनी इन्हीं की रचना है, जो कि ध्रुव स्वामिनी, ये है ध्रुव स्वामिनी, इन्हीं की रचना है। थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि ये आपसे पूछे गए हैं, ये कमायनी अपने आप में एक प्रकार का महाकाव्य है, ये महाकाव्य है, इसमें ये कमायनी एक प्रकार का महाकाव्य है भाई। कमायनी क्या है, तो कमायनी एक प्रकार का महाकाव्य है। कमायनी एक प्रकार का महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य है। और इसमें पूछेगा कितने सर्ग हैं, तो 15 सर्ग है। कितने सर्ग है भाई, 15 सर्ग है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा, ये तो था इनकी रचना, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि अगर ये आपसे पूछ दे, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। अगर ये कहानी अगर थोड़ा सा अगर आप देख सकते हैं इस प्रकार से कि जो जयशंकर प्रसाद की कुछ महत्वपूर्ण रचना आसानी से याद करेंगे, जकल झांक रटना नहीं है, बस याद रखना है जकल झांकती आंसू ध्रुव में, और एक बार इन रचनाओं को पढ़ लेना है तो आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। और आगे अब चर्चा करते हैं, जैसे इनकी जो नाटक है, नाटक जो कि अपने आप में ब्रांड है सब, उसमें थोड़ा सा देखेंगे कि ये नाटक क्या क्या है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि ये जैसे है ध्रुव स्वामिनी भाई नाटक ही है। ध्रुव स्वामिनी जो है, देखिए ध्रुव स्वामी का ही प्रवाची है, सॉरी स्त्रीलिंग शब्द है स्वामिनी। जैसे तपस्वी होता है, तपस्वी का तपस्विनी, ठीक है। यशस्वी होता है यशस्विनी, ये जो है लिंग का परिवर्तन है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनेगा। ध्रुव स्वामिनी है, ये ध्रुव स्वामिनी है, इन्हीं का ये नाटक है। ये क्या है भाई, नाटक। अगर आपसे पूछ देगा कि बताएं हिंदी का प्रथम नाटक क्या है, अगर आपसे टॉपिक पूछेगा, अगर पूछ दिया कि बताइए हिंदी का प्रथम नाटक क्या है, तो नहुस है, ये नहुस है। और उसके बाद अगर आपसे पूछ देगा कि नहुस किनका लिखा हुआ है, तो गिरिधर दास का है। ये है भाई गिरिधर दास का है, गिरिधर दास का। उसके बाद कहानी हम यहीं पे नहीं रोकेंगे, ये ध्रुव स्वामिनी जो है, ये इनका जो है सबसे ब्रांड एक है, जो कि आपसे बार बार पूछे जाते हैं पेपर में, जो करुणालय, ये आप सेट लगाते होंगे तो ये देखने को मिलेगा करुणालय। उसके बाद अगर बात करेंगे तो चंद्रगुप्त, ये कहानी होगी चंद्रगुप्त की। उसके बाद ये कहानी होगी स्कंदगुप्त का, ये कहानी होगा स्कंदगुप्त। और मैं बता दूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर दिए होंगे या देखे होंगे तो ये दोनों 2018 का पेपर हुआ था, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त। ये जो है इस तरीके से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ये नाटक है, मैंने बोला इसके बारे में कि ये हिंदी का पहला नाटक है, हिंदी का
पहला नाटक अगर जो है वो है आपका नहुस है। अगर हिंदी का इन्हीं का एक है, हिंदी का प्रथम एकांकी जिसे बोलते हैं, हिंदी का प्रथम एकांकी, हिंदी का प्रथम एकांकी अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसका जवाब देख सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं एक घूंट, ये जवाब देंगे एक घूंट। ये जो है हिंदी का प्रथम एकांकी है। तो हिंदी का प्रथम एकांकी यहाँ पे देख सकते हैं। एक दिन आप लोगों के लिए जो हिंदी का प्रथम है चीजें, जैसे हिंदी का प्रथम उपन्यास है, हिंदी का प्रथम ग्रंथ है, हिंदी का प्रथम नाटक है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, जो चीजें हैं आपका प्रथम से रिलेटेड, जो कि हिंदी साहित्य का है, जो साहित्य पोर्शन है उसकी मैं बात करूं तो एक दिन आपको वीडियो बनाया जाएगा प्रथम के लिए, और जल्दी ही आपका वीडियो आपके सामने होगा। तो शायद ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। ये नाटक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब अपने आप में भाई VIP है। सुन लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कहानी, ये सभी को आप स्टार बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। एक बात थोड़ा सा, ये आपने देखा कि ये जैसे आप ये देखने के बाद ये हमने बोला कि याद कर सकते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना जकल झांकती आंसू ध्रुव में, यानी कि जयशंकर प्रसाद इनकी कमायनी है। कमायनी मैंने बोला कि ये महाकाव्य है, ये कमायनी जो है यह महाकाव्य है। और महाकाव्य जो होते हैं मैं बता दूं को सर्ग में लिखे जाते हैं। सर्ग माने भाग बोल सकते हैं। जैसे पिक्चरों में जैसे आप देखते हैं कि जैसे कोई फिल्म देखते हैं, जैसे बाहुबली 1, बाहुबली 2, उसी तरीके पार्ट जो आते हैं, एपिसोड जो आते हैं, सेम उसी तरीके से जो महाकाव्य बनते हैं। मैं बता दूं आपसे कि जब आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा सा कुछ चीजें पढ़े होंगे यदि, कि जैसे आपने देखा होगा कि महाकाव्य, ये देखा होगा कि जैसे आपको जब आपको रस पढ़ाए जाएंगे तो रस में आप पढ़ेंगे काव्य 2 प्रकार का। एक आपने पढ़ा होगा श्रव्य काव्य, एक आपने पढ़ा होगा दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य और एक दृश्य काव्य। श्रव्य का मतलब जिस काव्य को सुनकर आनंद ले लीजिए, जिस काव्य को सुनकर आनंद ले लीजिए श्रव्य काव्य है, और देखकर आनंद ले लीजिए दृश्य काव्य है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि सुनने का मतलब कोई चुटकुला हो, जैसे मैं बोलूं, जैसे ऐसे ही एक बार पियकर था, शराब पी करके छत पे चढ़ा हुआ था, ठीक, भोजपुरी में बोले तो भाई एक शराब था, पियकर था, वो पी करके छत पर चढ़ा था, चढ़ करके ऊपर से जो है कि कपड़ा उतारा तो उतारते में बहुत देने नीचे गिर गया। तो चारों ओर से लोग भाई घेरे, सीधी सी आमतौर पे बात है कि आप भी गिरेंगे तो कोई भी उठाएगा, रास्ते पे गिर जाते हैं तो लोग चारों ओर से घेर लेते हैं। चारों ओर तो भाई मोहल्ले की बात है। जब चारों ओर से घेर लिए, घेर करके बोले कि भाई का बोल तो कह देने कुर्ता जारी कहता हम का जानी हम तो अभी आवत हैं। इसका मतलब आपने सुना, सुनने के बाद अगर आनंद आया वो कहानी श्रव्य काव्य में है, और देख करके जो आनंद आया वो अदृश्य काव्य है। लेकिन कहानी यही नहीं थमती है। ये तो कहानी आपका था कि बस केवल ये श्रव्य काव्य था, लेकिन ये तो रस की कहानी थी। रस का मतलब ही आनंद होता है। अगर आनंद लेकर के न पढ़े रस तो कोई मतलब नहीं है। मैं बता दूं कि रस का पढ़ने का तरीका है कि रस का जो चैप्टर है, जिस तरीके से जैसे रस है, उस रस में आप पढ़ेंगे, जैसे क्षेत्र के जितने गाने बजते हैं वो सभी में रस है। किसी में श्रृंगार रस मिलेगा, अगर नायक नायिका के बीच बात चलेगी तो श्रृंगार रस देखने को मिलेगा। जैसे गाना सुने होंगे कि प्यार काल परसों के कैल न रहे भुला गए, वैसे जैसे भइल न रहे, तो वो रस होगा। श्रृंगार में लेकिन वियोग होगा। जैसे पढ़ेंगे 2h - h = h, आही दादा, हिंदियों में जोड़ घटाना बाका बा, हर जगह ये बा, यानी कि ये दोनों मिलल बा, दोनों मन के नायक नायिका मिलन भइल बा। मिलला के बाद एगो छोड़ के भाग ले बाबू, कौन भागत कोनो के लिए नहीं के गावता कि तोर दिल की चार्जर कहूँ लगा दिलू। एक मतलब ये कहानी भी है वियोग में। कौन बाबू? वियोग में। ठीक, तो वही मैं बात बोला ना कि आपका जो कहानी होगी आप उस कहानी में ये होगा कि जो आपका टॉपिक आएगा, तो जब ये पूछेगा कि काव्य कितने प्रकार के दो, लेकिन रचना के आधार पे पूछेगा ना, तो एक खंड काव्य होता है, एक आपका जो होगा, एक आपका खंड काव्य होता है, खंड काव्य होता है, और एक आपका होता है महाकाव्य। एक होता है भैया महाकाव्य। तो इस महाकाव्य में से छोटे टुकड़े को ही खंड काव्य कहते हैं। ये महाकाव्य में से जो छोटे टुकड़े होते हैं खंड काव्य। जैसे ये 15 सर्ग है, तो इस 15 सर्ग में 1 सर्ग को, 2 सर्ग में, 3 सर्ग को, 4 सर्ग को, ये जो पार्ट को निकालेंगे वह महाकाव्य नहीं बनेगा, वह कहानी खंड काव्य की होगी। तो इस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो घंटिया है उसको टिप दीजिए। क्या है कि कोई भी मैटर जाएगा आपके पास, तुरंत आपके पास पहुंचेगा, इधर उधर खुरकर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। हाँ भैया, हई तो देखना बिल्कुल मत भूलिए, हई जो है
भाई जो लिखे हैं भैया इम्पोर्टेंट वाह, जो कि नाटक है ध्रुव स्वामिनी, करुणालय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारी बातें आपको बिल्कुल, हाँ रे देखे देखो बाबू देखो, एगो आइटम छूट ही रहा है जी, एगो आइटम कैसे छोड़ देंगे हम। एक आइटम है, बहुत ब्रांड चीज है भाई, उस आइटम का नाम है, आपने सुना होगा, जिसका नाम है अजात शत्रु। बहुत ब्रांड उदाहरण है, इनका रचना है, इन्हीं का रचना है, ये है अजात शत्रु। अजात शत्रु, अजात शत्रु माने जानते हैं आप लोग क्या होता है? अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ। कई ठे टॉपिक देता है, जैसे टॉपिक देगा 3 ठे टॉपिक, 2 ठे टॉपिक देता है। देखिए टॉपिक के मतलब का, टॉपिक का मतलब अजात शत्रु का मतलब एक तो देता है जिसका शत्रु जन्म न लिया हो, जिसका शत्रु जन्म न लिया हो, जिसका शत्रु जन्म न लिया हो। और एक होता है कि जिसका शत्रु न हो, जिसका शत्रु न हो। तो जिसका शत्रु न हो ना, तो दोनों का मतलब न हो, जिसका शत्रु न हो तो न हो, तो भाई सीधी सी बात है, न हो तो न हो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कह रहा है कि जिसका शत्रु न हो। इसका मतलब क्या? कि जिसका शत्रु जन्म न लिया हो, या जिसका शत्रु तनी गौरी तो का करिए ना, कही कि जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो, या कहेगा कि जिसका शत्रु न हो, उससे हमको मतलब नहीं है भाई। ये है वाक्यांश के लिए, ये जो कहानी है आपका, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, लेकिन ये जो कहानी है इनकी नाटक है, जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद। तो हमारी बात समझ में आपको आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर जी।